हमारे संयुक्त प्रत्याशी अच्छे हैं, चेहरा भी अच्छा है, नाम बहुत बढ़िया है, परमेश्वर लाल सैनी, और सरल स्वभाव के व्यक्ति, जो देसी ठाट होते हैं ना, देसी अंदाज, वो लाग लपेट नहीं है, सीधी बात कहने वाले परमेश्वर जी। इस क्षेत्र के तमाम मौजूद जिम्मेदार लोग साथी यहाँ आए हैं, सांसद मलूक जी, हमारे बीजेपी और लोकदल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, गांव के लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, चुनाव की बात करेंगे। मैं परमेश्वर जी के पक्ष में एनडीए को मजबूत करने के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं, लेकिन पहले मैं मंच के माध्यम से, क्योंकि वो सांसद थे, अनुभवी नेता थे और उनकी भी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन यात्रा की शुरुआत बीकेडी से हुई थी, शफीकुर रहमान भट्ट साहब को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वह बुजुर्ग थे हमारे, बहुत लंबे समय उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में वो सक्रिय थे। ये जरूर है कि बीते कुछ दिनों में कभी कभी वो समाज के विरुद्ध या राष्ट्रहित के विरुद्ध थोड़ी हल्की बात कह देते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता था। अब उनके साथ जो लोग चलते थे, जो उनका सहयोग करते थे, अब उनको अवसर मिल रहा है, क्योंकि अब वो दौर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब उनको ये सोचना चाहिए किस प्रकार से इस क्षेत्र की वो बेहतर सेवा कर सकते हैं, क्षेत्र को एक अच्छी मजबूत आवाज दे सकते हैं। देश के पार्लियामेंट में इस क्षेत्र को एक अच्छे वकील की जरूरत है, और मैं उसके कई बार उदाहरण आपको दे दूंगा। वैसे आप लोग खुद जानना, आप लोगों के आगे की देखा देखी है ये सारी चीजें। जहां आपको जनप्रतिनिधि अच्छा मिलता है तो सुनवाई होती है, प्रयास होते हैं। आपको मालूम है कि प्रचार कुछ भी हो, सारे समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता। बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं, आज के इस राजनीतिक माहौल में, चुनावी माहौल में, जब हर एक पार्टी पे दबाव, हर नेता पे दबाव होता है कि कुछ बड़ी बात करो, वादे छोटे मत करो, बड़े करो। उसी बीच, क्योंकि मुकाबला तो पूरे देश में दो में है, तो जो हमारा मुख्य विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि फटाफट, खटाखट, झटाझट गरीबी खत्म कर दो। देश का गरीब आदमी भी जानता है, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी किसी के रहमो करम पे नहीं है, निर्भर नहीं है, वो स्वावलंबी है, वो स्वाभिमानी व्यक्ति है, और वो खुद प्रयास कर रहा है, और वो खुद जानता है, उसके परिवार के लोग जानते हैं। इतना आसान नहीं है। जिस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि रही और उनकी नीति को समझा, उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में योगदान और आहुति देने का काम जिस संभल के हमारे गांव के लोगों ने किया, आप लोग भी जानते हैं। इस देश में बड़े ईमानदार नेता हमने देखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता दिखाए, सरदार पटेल जैसे नेता हमने देखा, महात्मा गांधी जैसे नेता देखे, चौधरी साहब के योगदान को आपने देखा। आज भी देश में बहुत अच्छे लोग हैं, नेता है जो कोशिश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि गुर्बत क्या होती है, वे तो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं इस बात। क्या हम सब लोग गरीबी से मुक्ति देने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या सरकार आज कोशिश नहीं कर रही, योजना नहीं बना रही जमीन पर उनको उतारने के लिए, पूरी योजना बना के क्रियान्वित करने के लिए बेहतर प्रयास नहीं कर रही? कर रही है। गरीब आदमी जानता है, उसका लाभ सीधा आज गरीब को मिल रहा है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, किसी के हाथ की जो खुजलाहट होती है उसे उसकी तरफ गौर करने की जरूरत नहीं। समझ गए होंगे क्या होता है, जो बिचौलिए लोग होते हैं, जो उनका एक तंत्र होता है। आज किसी गरीब को जरूरत नहीं वो सब करने, लेकिन वह गरीब आदमी भी जानता है कि इतना आसान नहीं जितना विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपको विचार करना है। 10 साल के कार्यकाल को आपने देखा, और मैं लोकदल की तरफ से कह रहा हूं, तो हम लोग विपक्ष में रहे हैं।
ये लोग कहेंगे जो बीजेपी की है वो तो आप कह सकते हो भाई तो बीजेपी में हो। जब हम लोग जो विपक्ष में रहे और जो लोकदल था तो विपक्ष था, माफ कीजिएगा आज कहीं विपक्ष है नहीं, क्योंकि एक जो बड़े नेता है राहुल जी वो ऑलमोस्ट पीएम है और हमारे यूपी वाले हमारे भ्राता वो ऑलवेज सीएम है। वो सीएम की कुर्सी चली गई, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि कुर्सी ना आज है ना कल को मिलेगी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने वही वातावरण बना रखा है कि भैया आ गए। स्थिति बदल चुकी है, वो समय दोबारा नहीं आने वाला। लोग जागरूक हो गए हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं, आपस के झगड़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो इसलिए आप उनके कार्यकाल को देख चुके हैं, 10 साल को देख चुके हैं। लोकदल विपक्ष में था, हम लड़ाई लड़ते थे, लाठी खाई, संघर्ष किया, किसान की बात की। और मैं आज आपको वादा करने आया हूं, क्योंकि जब हम यहां आना जाना रहा चौधरी अजीत सिंह जी यही सभा करके गए 2005, मेरा भी इस क्षेत्र से लगाव है, हमारा प्रिय जिला है संभल, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि। मैं आपको वादा करने आया हूं, हम लोगों ने गठबंधन किया एनडीए में, पहले तो कुछ सोच समझ के किया होगा, कुछ देख के किया होगा। सबसे बड़ा कारण है कि जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान कर सकती है, यहां कितने लोग बैठे हैं जो मानते हैं इस बात को कि उनका सम्मान होना चाहिए। और सब लोग जिन्होंने हाथ खड़े किए, मैं जानता हूं जितना प्रसन्न और खुश मैं नहीं हुआ हूंगा, उससे ज्यादा प्रसन्नता आपको महसूस हुई, क्योंकि हर एक जाति का आदमी, सिर्फ संभल का नहीं, सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश हर कोने में आप चले जाएंगे, हर एक वर्ग का आदमी चौधरी साहब को अपना मानता, अपनित्व की भावना का और गहरा विश्वास था। चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और चौधरी चरण सिंह की वो शख्सियत और ईमानदारी आपके प्रति थी कि उनको भले ही राजनीतिक नुकसान हो जाए, वे समाज का और देश का हित, अपने किसान और गरीब का हित कभी नहीं होने देते। और इसलिए जितने उनके किस्से हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि चुनावी सभा, ऐसी सभा सज रही है, वो आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे दल का हमने टिकट इनको दिया है, लेकिन ये प्रत्याशी सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उसके चरित्र में कमी है, इसलिए दूसरे को वोट देते हैं। कोई कहता है ऐसी बात? चुनाव में हम सबके स्वार्थ इसी में टिके हैं कि हम जीत जाएं, हमें संख्या मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए। ये उनकी ईमानदारी, उन्हीं को आदर्श मानते हुए अगर लोकदल का कोई ईमानदारी से कोई सिपाही है जो उनको आदर्श मानता है, मैं भी उस श्रृंखला में अपने आप को जोड़ता हूं। मैं अध्यक्ष भले हूं, लेकिन उनके परिवार का सदस्य हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं और चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानता हूं। और ये कहते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी भी लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए फैसले लेते हैं, और उसी अंदाज से हमने कोशिश की है। जो हमने विपक्ष में हमने भूमिका बनाई, काम किए, हमने मुद्दे देखे, जनता के बीच क्या सरोकार है किन चीजों का, उनको पहचाना, और आज जो कुछ भी मैं हूं उस संघर्ष के कारण हूं और आपके प्रेम और सहयोग के साथ। लेकिन आज मेरी जिम्मेदारी बनती है, किसानों को फायदा कैसे मिलेगा। ये जो लोग कह रहे हैं विपक्ष में बैठे, उनके लिए कहना आसान है, इनके पास कोई नीति नहीं है। गरीब को फायदा कैसे मिलेगा, नौजवान जो हमारे रोजगार चाहते हैं उनके लिए क्या योजना आप देंगे। आप उनको भत्ता दे रहे हैं, वो ठीक है, उससे एक सामाजिक सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। वो तो जैसे चोट लग गई उस पर आपने मलहम लगा दिया, उस पर पट्टी लगा दी, घाव क्यों हो रहा है, आगे ना हो, रोग क्या है, बीमारी क्या है, कहां उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसी सोच विपक्ष के पूरे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही। चौधरी चरण सिंह की नीति आपको याद दिलाता हूं, कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, छोटे उद्योग स्थापित हो, छोटे काम, छोटे कारखाने, जो किसान जो कम खेती, जिनकी जमीन छोटी है लेकिन वो अपनी जमीन के मालिक हैं, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए जो चौधरी चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू से भिड़ सकते थे आपके लिए, उनकी नीति तो समझिए आप लोग।
आज भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, उनके अंदर एक सोच विकसित होती मैंने देखी है। ठीक है, बड़े उद्योग भी बढ़ रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनका भी जो है उनके पास सामर्थ्य बढ़ रहा है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है कि जो छोटे काम है, कुटीर उद्योग है, एमएसएमई है, छोटे यूनिट्स हैं, उनके लिए हमें योजना बनानी है। और ये सर्वोच्च स्तर पे बैठे देश के प्रधानमंत्री के स्तर पे हो, और मैं योगी जी से मैंने चर्चा की है, उनके स्तर पे हो, बिल्कुल साफ सोच है। उत्तर प्रदेश में सरकारी लाल कालीन बिछा करके हम न्योता देंगे कि आप आइए, अपना उद्यम लगाइए या रोजगार दीजिए और राजस्व कमाइए राज्य के लिए और तरक्की कीजिए। कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत। किसान को तभी भाव मिल पाएगा, बिना उसके जो कड़ियां हैं, किसान तो फसल बेच देता है। अब बीच में कितने लोग हैं जो मलाई खाते 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 और फिर हम सब लोग कहते हैं हाय महंगाई। तो उसमें किसान का क्या दोष है? महंगाई में महंगाई तो किसान भी झेल रहा है, और किसान को जो मजदूर है उसको कोई लाभ उससे नहीं मिल रहा। तो जब तक कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो, यहाँ बहुत उन्नत खेती है संबल जिले में, यहाँ आप आलू भी करते हो, गेहूं धान भी करते हो, सरसों भी करते हो, और मेंथा की खेती बड़ी है, पूरी ये बेल्ट है जो है बड़ी पैदावार आप करते हो। और यहाँ मैं बता रहा हूं कि कैसे अगर आपका मजबूत वकील होता तो क्या काम हो सकता था। मेंथा के यहाँ किसान करते हैं, किसानी करते हैं, उनके लिए स्पेशल बता रहा हूं। मैं एक बैठक चल रही थी सरकारी, मैं उसमें बैठा, स्पाइस बोर्ड है जो कृषि मंत्रालय और उसमें वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत है, और उनके अधिकारी बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, आप उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों को व्यापार से जोड़ने के लिए, नई विधि और विज्ञान उन तक पहुंचाने के लिए, खेतों तक, उनके खेत के मेड़ तक पहुंचाने के लिए क्या काम करता? उन्होंने कहा हमने स्पाइस पार्क बनवाया। मैंने कहा बहुत अच्छा। और कहा कौन से आप फसल को लेकर चलते हैं? उन्होंने कहा हमने मेंथा जो है मिंट की फसल के लिए हमने स्पाइस पार्क। मैंने कहा कहाँ बनाया? क्योंकि मैं जानता था मुरादाबाद में नहीं है, बरेली में नहीं है, संभल में नहीं है, जहां जहां पैदावार मैंने देखी है वहां तो नहीं है। वो कहा हमने रायबरेली में बनाया। मजाक की बात नहीं है। जो आपकी खेती है, जो आपकी फसल है, उसके लिए स्पाइस पार्क बनाया है रायबरेली। मैंने कहा अच्छा वहां आबाद हो गया क्या? नहीं क्या आबाद नहीं हो पा रहा। तो खेती होती है वहां, क्या थोड़ी थोड़ी है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे फैसले लिए जाते हैं सरकारों से। जितनी योजना है उनमें थोड़ा सा कुरेदना आप शुरू करोगे तो आपको व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार मिलेगा और ऐसे अव्यावहारिक फैसले मिलेंगे। एक बहुत बड़ा तंत्र है, सरकारें बदल जाती होंगी, वही तंत्र सरकार को, देश को चलाता है। वो तंत्र नहीं चाहता कि देश का किसान मजबूत हो जाए। मुख्य कारण यह है, और इसलिए आपको मजबूत वकील की जरूरत है। अगर संभल का मजबूत वकील, मजबूत सांसद पार्लियामेंट में होता तो वो लड़ भी जाता उनसे कि नहीं यहाँ स्पाइस पार्क बनाइए, यहाँ खेती भी है, किसान भी है और फायदा पूरी है। नहीं है तो 1 और 1 11 कर दो। चाहे गन्ने के किसान की लड़ाई हो, आलू की किसान की लड़ाई हो, नौजवान समय पर उनकी भर्ती हो, पुलिस में उनको नौकरी पुलिस में चाहिए तो मिल जाए, अग्निवीर में कोई सुधार चाहते हैं नौजवान तो वो भी हम मिलकर कर पाए। ये सारी चीज तब संभव है अगर आप रख रखाव करोगे। अपनी वोट खराब मत होने देना। देश की तस्वीर आपको दिख रही क्या है? ये आपस में, क्योंकि हम उस तरफ भी रहे, मैं तो उनकी बैठकों में रहा हूं, वो सब देख के मजबूरी में हमने निर्णय लिया कि ये कहां जा रहे हैं लोग, ये देश को कहां गर्क में ले जा रहे हैं। 24 साल की बात दूसरी तरफ एनडीए में कर रहे हैं, वो भारत रत्न को देना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री भारत रत्न दे रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान देश का दे रहे हैं, और यहाँ ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। आपको मालूम है बंगाल में क्या हुआ है? जो लोकसभा में इनके सबसे वरिष्ठ सांसद वो कह रहे हैं टीएमसी को मत देना, इससे अच्छा तो बीजेपी को दे दो, जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। तो जो आज ही लड़ भिड़ रहे हैं, इनकी तो मुख्य लड़ाई है कि नंबर 2 कौन रहेगा। यूपी में
जो दो पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं कि नंबर 2 कौन रहेगा। बंद कमरे में, बाहर तो दावे कुछ और होते हैं, बंद कमरे में बैठते हैं जब ये लोग, सपा वाले कहते हैं भाई 2 सीट तो हमारी भी आ जाए, और कांग्रेस कहती है देखो एक तो पक्की है, हम भी 2 कर सकते हैं, हो सकता है 3 आ जाए, तीसरी कहीं से। तो इनकी तो लड़ाई यही है कि किसकी 2 सीट आएंगे, किसकी 3 सीट आएंगी। मैं बता सकता हूं, लोकदल के लोग बैठे हैं यहाँ पे, लोकदल के सिंबल पे 2 सीट हमने लड़ी, 2 की 2 आ रही हैं। और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को लड़ाया हमने, चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई सीट है। यहां भी लोग जानते हैं, छपरौली का नाम सुना है, बागपत को पूरे देश का आदमी जानता है। और आज भी चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से उसको जोड़ा जाता है, वहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप जैसे हैं जो बैठे हैं ना, बिल्कुल आप जैसे हूबहू, आप उनको देखोगे आपको लगेगा मैं ही हूं पार्लियामेंट। ऐसा ही जो उनका व्यक्तित्व है, चरित्र है, ऐसी ही उनकी ईमानदारी है। और मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के हर वर्कर ने जान लगा के छाती आगे टेक के उनको चुनाव लड़ाया, जिताया। बिजनौर से हमारे मलूक जी बैठे हैं, मालूम है, चंदन चौहान हमने पार्टी ने लड़ाई, अपना चुनाव मान करके हर समाज में जा जाके, गलियों में जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वोट मांगी है। मुख्यमंत्री की 2-2, 3-3 बार सभाएं हुई वहां, सारे नेता गए। तो इसलिए मैं लोकदल के लोगों से कह रहा हूं, मैं अधिकार मान रहा हूं आपके ऊपर, है कि नहीं अधिकार कुछ? तो लोकदल के नेताओं से और वर्करों से कह रहा हूं कि वो 2 सीट इसलिए आ रही हैं कि वो भाजपा हमारा सहयोगी पार्टी, उनको लगता है कि लोकदल वाले ईमानदार हैं। तो इसलिए कोई कसर आप यहां भी संबल में मत छोड़िएगा। हमारे परमेश्वर जी को ताकत दीजिएगा। इनका सिंबल कमल का फूल है, इनका सिंबल ही नहीं, यहाँ संबल में मेरा सिंबल भी कमल का फूल है। इसी को देखते हुए गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, देश के लिए, चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग, सभी समाज के जाति के लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक होके भाईचारा के लिए संबल में परमेश्वर जी को ताकत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय।